अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुतल्लिक बयान हल्फी देने वाले राना शमीम के बयान ने मामले को मजीद उलझा दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान राना शमीम ने इंकशाफ किया कि उन्होंने अपना बयान हल्फी अखबार को शाया करने के लिए नहीं दिया। उनका बयान हल्फी सरेबा मोहर था, नहीं मालूम कि कैसे लीक हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के केस में चीफ जज राना शमीम पेश हुए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने राना शमीम से पूछा कि आपने 3 साल बाद बयान हल्फी दिया, आपने किसी मकसद के लिए लंदन में दिया होगा। ना सिर्फ इस अदालत बल्कि तमाम जजेस को आपके बयान हल्फी ने मशकूक बना दिया है। ये संगीन तौहीन अदालत है। आप बताइए, क्या ये आपका बयान हल्फी है या नहीं? राना शमीम ने इस्तदा की कि मेरा जो बयान हल्फी अखबार में छपा है वो मैंने देखा ही नहीं। अखबार ने खबर छापने के बाद मुझसे राब्ता किया। मेरा बयान जो है वो सरेबा मोहर था। पता नहीं किसने अखबार को दे दिया। मैंने उनको बयान हल्फी की कॉपी नहीं दी। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि अगर बयान हल्फी सील था तो फिर अखबार को यह बयान हल्फी कैसे मिला? राना शमीम ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम। जो बयान हल्फी अखबार में रिपोर्ट हुआ है वो कौन सा है, मैं पहले इसे देख लूं। अदालत 12 दिसंबर के बाद की तारीख रख ले तो मैं काफ़ी ईजी हो जाऊंगा। इससे पहले की डेट रखी तो ओरिजिनल बयान हल्फी नहीं आ सकेगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने अदालत से दरख्वास्त की कि अदालत ये बात रिकॉर्ड पर रख ले कि राना शमीम ये नहीं जानते कि बयान हल्फी में क्या था। राना शमीम को 3 साल पहले का तो याद था कि किसने क्या कहा, लेकिन 20 दिन पहले का बयान हल्फी याद नहीं। जिस शख्स ने बयान हल्फी दिया उसे याद नहीं कि बयान हल्फी में क्या लिखा है। अगर उन्हें नहीं मालूम तो फिर ये बयान हल्फी किसने तैयार करवाया? चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ये मुख्तलिफ बयान हल्फी है और ये मुख्तलिफ बयान हल्फी पेश किया गया है तो फिर तो अखबार पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। अदालत ने राना शमीम को 5 रोज में असल बयान हल्फी और शो कॉज नोटिस पर जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया तो राना शमीम ने 12 दिसंबर के बाद का वक्त देने की इस्तदा की। राना शमीम ने अदालत से दरख्वास्त की कि बयान हल्फी की कॉपी बरतानिया में मौजूद है। 7 दिसंबर तक दस्तावेजात पाकिस्तान नहीं पहुंच सकेंगी। मेरा शो कॉज पर जवाब ही आ सकेगा, बयान हल्फी की दस्तावेज नहीं आ सकेगी। नाजरीन, इस मौके पे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये दस्तावेजात भिजवाएं, हम वजारत खारजा से प्रोसेस करवा देंगे। राना शमीम के बयान हल्फी से मुतल्लिक इस बयान ने मामले को जहां नया रुख दे दिया है वहीं शकूक शुबात को जन्म दे दिया है। और आज ही ऑर्डर के अंदर लिखा गया कि जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड पाकिस्तान हाई कमीशन इन द यूनाइटेड किंगडम आर डायरेक्टेड टू असिस्ट द लर्नेड अटॉर्नी जनरल इन दिस रिगार्ड। और अदालत की तरफ से कहा गया है कि अगर ओरिजिनल बयान हल्फी जो फिक्स मुकर्ररा वक्त है उसमें नहीं दी गई, नहीं पेश की गई तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, ये अखज़ कर लिया जाएगा कि ये बयान हल्फी, ये एफिडेविट नॉन एग्जिस्टेंस है, यानी कि सिरे से ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी बयान को बुनियाद बनाकर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इसके ताने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से जोड़ने की कोशिश की। ये एफिडेविट ही मेरा नहीं है और मेरा एफिडेविट जो है वो तो लॉक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लॉक एफिडेविट जो है वो अखबार तक कैसे पहुंचा और अखबार जो है उसने वो एफिडेविट कैसे जो है वो छाप दिया। लग यूँ रहा है कि एफिडेविट जो है वो नवाज शरीफ साहब के ज़रिए इस अखबार तक पहुंचा और अखबार ने नवाज शरीफ साहब के बयान के ऊपर ये चला दिया। जिस तरीके से एक जुडिशरी के ख़िलाफ़ और फौज के ख़िलाफ़ एक कैंपेन PMLN ने स्पॉन्सर की जिसमें कुछ मीडिया के लोग भी शामिल हैं, मुझे उम्मीद है कि अदालत उसका भरपूर नोटिस लेगी और इसको भी एक मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। राना शमीम के अदालत में दिए गए बयान के मुताबिक उनसे खबर छपने के बाद बयान हल्फी की तस्दीक की गई, मगर हमारे ही शो में अंसार अब्बासी साहब ने दावा किया था कि खबर पब्लिश होने से कबल राना शमीम से राब्ता किया गया था और उन्होंने बयान हल्फी की तस्दीक की थी। देखिए, मैंने नहीं किया, मैंने इसीलिए उनका नाम काटा है, मैंने इसीलिए बल्कि हाई कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी नाम काटा है। मैंने सिर्फ हाई कोर्ट और आज जज लिखा बिकॉज मुझे पता था कि आप उनको जजेस को आप ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आपको याद होगा कि अहमद दुरानी के एक केस में उन्होंने एक जज साहब से बात की थी, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से जब वो न्यूज़ में थे तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई और उन्होंने कहा था कि आप जज को अप्रोच नहीं कर सकते, इवन सवाल नहीं कर सकते। और उसने वैसे अहमद दुरानी है उस वक्त जो भी जज साहब थे उनको टेलीफोन करके उनका वर्जन लिया था। लेकिन एनी आओ, मैंने आपको बता रहा हूँ ना कि ये
जो कुछ लिखा है शमीम साहब ने, या तो मेरा इंटरेस्ट ये होता ना कि मैं ये डिग आउट करूं कि वाकई अब ये सारा कुछ सच है, और जिन जज साहब का भी नाम लिखा वो उसके पीछे वो किसको मिलते रहे, क्या करते रहे। मेरा ये कंसर्न नहीं था। मैंने आपको बताऊं कि मेरा तो एक सिंपल स्टोरी, इट वाज नॉट एन इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी, इट वाज जस्ट एन एक्सक्लूसिव स्टोरी। राना शमीम के इस बयान ने भी मामले को मजीद पेचीदा बना दिया है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो और राना शमीम के बयान हल्फी ने साबिक चीफ जस्टिस की ज़ात पर नहीं बल्कि अदलिया की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुबैना ऑडियो और वीडियोज़ के इस खेल पर आज पेशावर जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी खुलकर तनकीद की। हकीकत तो तारीख आपके सामने है कि वो जो चोर चोर कहते थे, भुट्टो की बेटी चोर कहते थे, अफसोस के साथ आप खुद सर्टिफाई हो चुके हैं। अदालत को फोन कॉल करके धमकी दिलवाते थे, जो अदालत पे दबाव डालते थे कि सजा दो, शहीद बीबी और सदर जरदारी को 20-20 साल का सजा सुनाओ। आज उनके खिलाफ ऑडियो टेप्स निकल रहे हैं। हम समझते हैं कि आज भी ये फोन कॉल करने वाला निजाम गलत है, उस वक्त भी गलत था। मुबैना ऑडियो वीडियोस और बयान हल्फी का ये मामला किस सिमत जाएगा, और राना शमीम की आज के बयान के बाद इस बयान हल्फी की हैसियत क्या है, और अगर हाइपोथेटिकली खबर में शाया बयान हल्फी और राना शमीम के बयान हल्फी में तजाद आ गया तो फिर इसके असरात क्या मुरतब होंगे। बात करते हैं अंसार अब्बासी साहब से, द जर्नलिस्ट हु ब्रोक द न्यूज़, हु पब्लिश द न्यूज़। अंसार अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर फरमाइएगा, आज अदालत में राना शमीम ने कहा कि अखबार में छपने के बाद उनसे रब्ता किया गया। आपने तो हमें बताया था कि छपने से पहले ही आपने रब्ता करके तस्दीक की थी और उसके बाद ये सब कुछ छपा है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे दिन जो रब्ता किया गया है रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कर दीजिएगा। When exactly did you contact him? देखें, इसमें उन्होंने ये कहा कि जो कुछ अखबारों में छप रहा है, जो छपा है वो मैंने नहीं देखा। हाँ। और लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि जो एफिडेविट था मेरा, वो मेरा एफिडेविट तो लॉक एंड की में है, मेरे पोते के पास लंदन में उस ताले में पड़ा हुआ है। तो मेरा ख्याल है वो ताज्जुब उनको ये था कि जो चीज़ ताले में पड़ी हुई है लंदन में, वो पाकिस्तान में मीडिया के पास कैसे आ गई, या अंसार अब्बासी के पास मेरा खैर नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन ये एक ताज्जुब था उनको। लेकिन उन्होंने कहा मैंने अखबारात पढ़े नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि एक दिन पहले ज़ाहिर है, अच्छा उन्होंने खैर ये भी कहा था अपने इसी आज की जो पेशी थी, उन्होंने कहा था कि मैं दूसरे दिन मुझसे कॉन्टेक्ट किया गया। ये में भी वो भूल गए होंगे, ज़ाहिर है हो सकता है कि उनको याद ना हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरा उस दिन जब मैंने स्टोरी की, एक दिन स्टोरी से पहले, जैसे कि मैंने आपसे भी कहा था उस प्रोग्राम में भी, मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्टोरी का अगर आप जो मेरी न्यूज़ में स्टोरी छपी उसका 5वां पैराग्राफ पढ़ें तो उसमें डिटेल लिखी हुई है कि क्या क्या मसाइल थे हमारे, इवन जो मेरा और उनके दरमियान जो मैंने उनसे कांटेक्ट करना था, किस किस्म के हिकअप्स थे, जो टेक्निकल व्हाटएवर जो भी हैं, जिसकी वजह से हमारी स्मूथली बात नहीं हो रही थी। लेकिन लेट मी अश्योर यू कि मेरे पास उनकी कंफर्मेशन भी थी इवन उस एफिडेविट की, और मैंने उनको पढ़ के सुनाया भी था एफिडेविट एक दिन पहले। और ये एंड दिस इज़ ऑल रिफ्लेक्टेड इन माई रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन 15 नवंबर। अच्छा अंसार अब्बासी, आप कह रहे हैं कि आपकी कंफर्मेशन भी आपके पास है, बिकॉज यू नो ये दिस कैन गेट वेरी अगली वेरी क्विकली। 7 समंदर पार, लॉक एंड सील के अंदर और उनके पोते की निगरानी में एक बयान हल्फी पड़ा है। आज वफाकी वजीर ने भी ये सवाल उठा दिया कि एक लॉक्ड एफिडेविट आपके अखबार तक कैसे पहुंचा है। आपको डिस्क्लेमर, सहाफ़ी से कभी उसकी सोर्स नहीं पूछते, आई एम नॉट आस्किंग यू योर सोर्स अंसार अब्बासी साहब। सवाल उठ रहे हैं अदालत में भी, अदालत से बाहर भी। देखें, ये लास्ट भी प्रोग्राम में आप ज़ाहिर है योर फोकस वाज ऑन माय सोर्स, इफ़ नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। लेकिन देखें, मैं ये कहता हूँ कि मेरे में कोई कमाल नहीं था कि मुझे किसी तरीके से, अगर वो जो कहते हैं कि लॉक एंड की में है और ये हकीकत है,
तो मेरे पास पहुंचा है, तो लेट मी अश्योर यू उसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं होगा। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने करियर में बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें दी और उसमें मैं मेहनत ज़रूर करता हूँ, लेकिन मेरे अल्लाह का करम होता है और ये अल्लाह के करम की वजह से ही ये एफिडेविट जैसे भी आया मेरे पास पहुँच गया, मेरे पास इसका कंटेंट पहुँच गया और शायद कुछ ऐसी चीज़ें भी और आ सकती हैं मेरे पास जो कि इसको फर्दर कर सकती हैं। ये जो भी चीज़ें हैं शायद इसको फर्दर कर सकती हैं। तो मज़ीद आपके पास ऐसी चीज़ें हैं ही या इन द पाइपलाइन है जो आप कह रहे हैं आ सकती हैं? मगर सर बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपका एक बहुत लंबा तजर्बा है सहाफ़त में नेचुरली। मगर फवाद चौधरी साहब ऑफ कोर्स नवाज शरीफ साहब को इससे लिंक करें कि खबर आपके पास खुद चल के आई है एंड जर्नलिज्म 1-on-1 बेसिक्स हैं कि अगर खबर खुद चल के आए, बड़ी ईगरली पहुंचे तो उसके ऊपर सवाल उठाने चाहिए। सो इफ पुश कम्स टू शव और बयान हल्फी ना दे सके या ना प्रोवाइड कर सके या उसमें फ़र्क हो या तस्दीक का सवाल उठ जाए, आपके पास सबूत और एविडेंस मौजूद है टू बैक योर क्लेम्स कि आपने उनसे तस्दीक कराई थी? देखें, जो एक फ़ायदा आजकल की दुनिया का है वो ये है कि ज़ाहिर है आप बात जब करते हैं तो डिजिटल एविडेंस उसका होता है। और मैं अगर सिर्फ आपको एक पैराग्राफ सुना दूं पहले मेरी स्टोरी का, जो स्टोरी मेरी 15 तारीख को छपी और हमारा 14 नवंबर को मेरा कांटेक्ट हुआ उनके साथ। आप सिर्फ एक पैरा में पढ़ दूं फिर मैं आपको बताता हूं कि एविडेंस की। When approached on Sunday was 14th of November. When approached on Sunday, Rana Shamim initially confirmed the content of the affidavit, read to him, मतलब मैंने उनको पढ़ के सुनाया वो, on a WhatsApp call by this correspondent. Then he said that he couldn't hear the scribe clearly. He was called back immediately, but his WhatsApp was found turned off. He also didn't pick up regular calls repeatedly made to him. Later, his mobile phone was also found turned off. After a break of a few hours, the former judge of GB sent a mobile message to this correspondent from another number confirming the content of the statement. तो फिर मुझे उन्होंने दूसरे अपने मोबाइल नंबर से और अपने व्हाट्सएप पे मुझे उन्होंने कहा कि मैंने आपको एसएमएस भेजा है। मैंने एसएमएस भेजा, वो मैं एक और किसी नंबर से भेजा था, उसमें ये उन्होंने कहा, लिख के कहा मुझे कि जो आपने स्टेटमेंट जो है जो आप इंक्वायर कर रहे हैं मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ। और ये सब ज़ाहिर है डिजिटल व्हाट्सएप के भी एविडेंस आपके सामने है, एसएमएस का भी एविडेंस सामने है, जो मैंने कॉल्स की कितनी कॉल्स की वो भी एविडेंस सारा सामने है। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह की तरफ से मैं कह रहा हूँ हुआ कि सारी सब चीज़ें डिजिटली ये इसके सबूत मौजूद हैं। अच्छा ओके अंसार साहब ये भी साथ बताइएगा क्योंकि आज उनसे अटॉर्नी जनरल ने बड़ा दिलचस्प मकालमा किया। उन्होंने कहा कि आपको 3 साल पुरानी बात याद है लेकिन 20 दिन पहले वाली बात आपको याद नहीं है जो आपने खुद एग्जीक्यूट की है। बयान हल्फी के कंटेंट्स याद नहीं है जिस बयान हल्फी के लिए आप अपने भाई का फ्यूनरल जो है वो छोड़ कर गए और उसके बाद आपने बड़ी दिक्कत का सामना किया। सो ये बड़ा दिलचस्प सूरत हाल पैदा और ये वो कहते हैं मुझे सिरे से याद ही नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि चीफ जज राना शमीम एक क्लीन एग्जिट चाह रहे हैं? सूरत हाल जो है वो ज्यादा पेचीदा हो गई है। डू यू थिंक ही वांट्स टू मेक एन एग्जिट? देखें, राना शमीम साहब आपको पता है कि वो ज़ाहिर लॉ बड़ा अर्सा प्रैक्टिस करते रहे, वो मतलब है कि गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करते रहे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, फिर वो जज खुद भी रहे। तो मैं आपको बताऊं कि ज़ाहिर है उनकी भी कोई स्ट्रेटजी होगी। मैं वैसे आपको बताऊं कि मेरा नहीं ख्याल, मेरी ये मेरी अजम्पशन है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इससे मुकर सकते हैं या कोई और नया एफिडेविट ला के दे सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये एफिडेविट जो है ये एग्जीक्यूट हुआ लंदन में और यहाँ पाकिस्तान में तो हर जगह आपको एक जगह 10 आपको ओथ कमिश्नर मिल जाएंगे। वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे एक रीजन का, एक नेबरहुड का एक ही ओथ कमिश्नर होगा और इनका भी ज़ाहिर है उन्होंने नोटराइज़ किया। और उसका मैं आपको ये भी बता दूँ कि वो जो नोटराइज़ हुआ उसकी आपने देखा होगा कि न्यूज़ में हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है लंदन में उनकी खबर भी आई थी। उन्होंने जाके उस जो कमिश्नर थे नोटरी के उनसे बात की और उन्होंने कंफर्म किया कि मेरे सामने ये एफिडेविट जो है ये आके उन्होंने स्टेटमेंट दिया अंडर ओथ। सो ये चीज़ें और फिर उन्होंने आप देखें कि मुझे वैसे थोड़ा सा ये ताज्जुब इससे लगा, ये जो आप कह रही हैं ना, इसने हैरान वैसे सबको किया, मैं भी हैरान हुआ। वो ये कह रहे हैं कि मैंने अखबारें पढ़ी नहीं, लेकिन दूसरे दिन उनको डिफरेंट चैनल्स ने शमीम साहब को खुद कॉन्टेक्ट किया और शमीम साहब ने कंफर्म किया कि हाँ ये मैंने स्टेटमेंट दी। इसके अलावा उनके जो बेटे थे वो डिफरेंट चैनल्स के ऊपर गए और
वो मुझे नहीं पता आपने बताया था कि नहीं, लेकिन आप अपने मियाँ से बात करिएगा, काशिफ से। काशिफ के प्रोग्राम में मेरा 2 दफ़ा आए और वहाँ उन्होंने कंफर्म भी किया, वहाँ भी उन्होंने ये कंफर्म किया, आज भी उनके प्रोग्राम में थे, बल्कि आज भी कंफर्म किया उनके बेटे ने कि हो सकता है कि वो जो ओथ कमिश्नर है वहाँ से ना लीक हो गई हो ये जो एफिडेविट है। सो एनी हाउ वो गैस तमाम अपनी जगह, लेकिन आई सीरियसली मेरा नहीं ख्याल कि वो इस चीज़ से पीछे हट सकते हैं। उनकी अपनी कोई स्ट्रेटजी होगी, उनकी अपना ज़ाहिर कोई लायामल होगा। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं आगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अंसार अब्बासी साहब मौजूद थे। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, सूरत हाल बहुत दिलचस्प होती चली जा रही है। बहरहाल अदालत ने वक्त जो है वो दे दिया है और उस वक्त में अगर ओरिजिनल बयान हल्फी ना पेश किया गया तो ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो सिरे से एग्जिस्ट करता ही नहीं है। नाज़रीन, अदालत से ही जुड़ी एक और अहम तरीन बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कंटोनमेंट अराजी पर कमर्शल सरगर्मियों से मुतल्लिक सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में कंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि कंटोनमेंट अराजी पर क्या सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल्स और घर बनाना डिफेंस यानी कि दिफाई मकासद हैं। कराची में तमाम गैर कानूनी इमारतें मस्मार करवा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दें। फ़ौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी को कैसे गिराएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, फ़ौज को कानून कौन समझाएगा। फ़ौज के साथ कानूनी मुआवनत नहीं होती, वो जो चाहते हैं करते रहते हैं। फ़ौज जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मियाँ करती है वो गैर आइनी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कारसाज कराची में सर्विस रोड बड़ी बड़ी दीवारें तामीर करके अंदर कर दी गई है और इसी तरह पर्ल मार्की और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल अभी तक बरकरार हैं। काला पुल के साथ वाली दीवार और साथ ही ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिरा दीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फैसल बेस पर स्कूल, शादी हॉल भी बने हुए हैं। कोई भी शादी का मेहमान बनकर रनवे पर भागना शुरू हो जाए, क्या किया जाएगा। कि आज चीफ जस्टिस ने भरमी का इजहार करते हुए कहा कि मसरूर और कुरंगी एयर बेसेस बंद किए जा रहे हैं और एयरबेस बंद करके वहां कमर्शियल सरगर्मियां शुरू की जा रही हैं। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि फौज को मामूली कारोबार के लिए अपने बड़े मकासद पर समझौता नहीं करना चाहिए, अपने इदारे के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। सेक्रेटरी दिफा ने अदालत को बताया कि कानून के खिलाफ वर्जियों की निशानदेही के लिए तीनों अफवाज की मुश्तरका कमेटी बना दी गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आला फौजी अफसरान को घर देना दफाई मकासद में नहीं आता। फौज रियासत की जमीन पर कमर्शियल सरगर्मियां कैसे कर सकती है। नाजरीन, जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि समझ नहीं आता कि फौज को कारोबारी सरगर्मियां करने की जरूरत क्या है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्वेटा और लाहौर में भी दिफाई जमीन पर शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं। समझ नहीं आ रही कि वजारत दिफा कैसे इन सरगर्मियों को बरकरार रखेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी दिफा से मुकालमा करते हुए कहा कि आप तो रिटायर्ड जनरल हैं, आप तो सब पता होगा, आप तो सब जानते होंगे। इस पर सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि सर, अगर मुझे इजाज़त दी जाए तो कुछ अर्ज करना चाहूँगा। स्ट्रेटेजिक मकासद की इस्तिलाह का दायरा कार वसी है। कमर्शियल सरगर्मियां भी स्ट्रेटेजिक डिफेंस के जुमरे में आती हैं। अमन के वक्त दिफाई मकासद और फौज का मोरल बुलंद रखने के लिए ये सरगर्मियां, ये एक्टिविटीज़ होती हैं। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा से पूछा कि सेक्रेटरी साहब, सब ठीक है मगर वहाँ छावनी किधर है, वहां तो सब घर ही घर हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक रिटायर्ड मेजर ग्लोबल मार्की के लिए जमीन कैसे लीज दे सकता है। रिटायर्ड मेजर का क्या इख्तियार है कि दिफाई जमीन लीज पर दे सके। इस मेजर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। अदालत ने करार दिया कि फौज के तमाम रूल्स और कवानीन का आइन के मुताबिक जायजा लेंगे। फौज मुल्क के दिफा के लिए है, ना कि कारोबार करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क्स बहरहाल इस बात का इशारा दे रहे हैं कि जिसका गिला पिछले दिनों सिंध हुकूमत कर रही थी कि पॉलिसी हो तो बराबर हो, यकसा हो, सबके लिए हो। लगता है अदालत ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा ख़त्म कराने के लिए यकसा पॉलिसी के हवाले से संजीदा कदम उठाने का इरादा रख लिया है। छोटा सा वक्फा, वी गोना बी राइट बैक।
अगले इंतखाबात के हवाले से हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया है। ईवीएम्स के जरिए इंतखाबात ना कराने की सूरत में हुकूमत वक्त ने इलेक्शन कमीशन के फंड्स रोकने का फैसला कर लिया है। वफाकी काबीना के आज के इजलास में यह फैसला किया गया और इसकी तस्दीक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। जो कानून में तब्दीली है उसके बाद इलेक्शन कमीशन को हम ये समझते हैं कि अगले तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये ईवीएम के ऊपर कराने लाजमी है, और अगर इलेक्शन ईवीएम के ऊपर नहीं होते तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फ़ंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि कानून सिर्फ ईवीएम के ऊपर इंतखाबात को मानता है। हम सिर्फ उन्हीं इंतखाबात को फ़ंड कर सकेंगे आइंदा से जो कि ईवीएम के ऊपर होंगे। हुकूमत के इस बड़े फैसले के रद्द अमल में इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की तरफ से हर किस्म के दबाव को मुस्तरद कर दिया है। जराए बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार और आईनी इदारा है। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर ईवीएम मशीनों का टेंडर करने के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन हर किस्म के दबाव को मुस्तरद करता है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी दबाव को खातिर में लाए बगैर अपने दायरा कार में रहते हुए अमूर अंजाम देगा। इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामलात के हवाले से 3 आला सतही कमेटियां पहले ही तश्कील दे चुका है। तीनों कमेटियां 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की पाबंद हैं। कमेटियों की रिपोर्ट की रोशनी में मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं कि जिस पर कोई दबाव कबूल कर लिया जाए। मीडिया के जरिए दबाव बढ़ाया या बयानात से इलेक्शन कमीशन मरऊब नहीं होगा। हुकूमत के इस फैसले के बाद एक बार फिर इदारे एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। दिस नॉट द फर्स्ट टाइम। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फ़ारूक हबीब साहब। फ़ारूक हबीब साहब, फरमाइएगा कि ये फिर से वही गंभीर सूरत हाल है कि इदारे आमने सामने आ गए हैं। आप पार्लियामान की सॉवरेंटी और सुप्रीमेसी की बात करेंगे, एक आईनी इदारा है वो अपनी ऑटोनमी की बात करेगा, किसी से जोर ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम मशीन्स की खरीदारी पर हुकूमती दबाव यकसर मुस्तरद कर दिया है। डज दैट मेक अ गुड हेडलाइन फॉर यू? नहीं, देखें, बात यह है कि किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। बुनियादी चीज़ तो ये है कि जो आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के तहत इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने हैं, और इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट हो चुकी हैं, और आइंदा मुल्क के अंदर कोई भी इंतखाबात होंगे, चाहे वो बाई इलेक्शन हो या आम इंतखाबात हों, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए करवाने हैं। उस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उस कानून के ऊपर अमल दरामद करवाएँ और उसके मुताबिक जो है वो अपनी तैयारियां शुरू करें, उस हवाले से तैयारियां स्टार्ट करें। और जो आप बात कह रही हैं कि उन्होंने जो है इसको 4 हफ्ते का टाइम भी दे दिया गया है, बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। बुलडोज कैसे कर सकते हैं कानूनी इदारे के ऊपर अपनी मंशा को? अच्छी बात है, या तो वो काम ना कर रहे होते। रह जाती है। नहीं, एक मिनट में है, कोई इसके ऊपर कोई मंशा को पुट करने का मामला नहीं है। मैं सिर्फ आपको हवाला देना चाहता हूँ कि 7 सितंबर 2010 को ईवीएम के ऊपर इलेक्शन कमीशन की कमेटी ने रिपोर्ट जमा करवाई हुई है कि ये जो बैलेट पेपर्स का सिस्टम है और इसके मुतल्लिका जो चीज़ें हैं उनको बेहतर करने के लिए ईवीएम एक अच्छा टूल साबित होगा, और अगले 5-10 साल में हमने ग्रेजुअली इसको लेके आना है। ये इलेक्शन कमीशन 2010 में कह रहा है, अपनी रिपोर्ट में कह रहा है। आज हम 2021 में खड़े हैं। अगर आज हम जो है स्लो रफ्तार से ही आगे चलेंगे और आज अगर हम बिल्कुल ये सोचते रहेंगे और उस प्रोसेस की जानिब नहीं आगे बढ़ेंगे तो फिर आप जो कानूनी जिम्मेदारी आईनी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को कैसे पूरा करेंगे वो मुझे आप बता दें। हम तो किसी को डिक्टेट नहीं कर रहे हैं, उससे आपको प्रॉब्लम है, या तो आप कहिए उसको रद्द कीजिए क्योंकि चल तो वो रहे हैं। अगर आप स्लो रफ्तार से प्रॉब्लम है तो उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन हर किस्म के दबाव को मुस्तरद करता है, बल्कि आगे मजीद के ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है। यानी कि सर देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, अगर आप कहते हैं कि हम अब बजट या फंड्स पुल कर लेंगे, नहीं देंगे, अगले इलेक्शन के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाए, ये जोर जबरदस्ती है। ये कौन सी डिक्शनरी के मुताबिक आप उनको जी ये मुआवनत नहीं है? एक मिनट महर, आप बड़ी पढ़ी लिखी सहाफ़ी हैं, मुझे आप ये बताएं कि जो कानून एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से बना हो उस कानून के ऊपर अमल दरामद करवाना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है? दूसरा, मुझे तो इस लैंग्वेज से ये एतराज़ है, मैंने ये प्रेस रिलीज़ नहीं देखी, को प्रेस रिलीज़ जारी की है तो मेरे साथ आप उससे शेयर कर दें। अदरवाइज़ अगर ये कोई चीज़ ऐसी है जो कि सिर्फ ज़राए से चल रही है, गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है, तो इस मुल्क के जो इंतखाबात हैं, जो इस मुल्क की जमहूरियत है, वो भी गुड्डा गुड्डी नहीं है। इस मुल्क में हर इंतखाबात के बाद जो है वो धांधली का सवालात खड़े हो जाते हैं।
इलेक्शन कमीशन की जो है वो कैपेसिटी के ऊपर मैंने सवालात नहीं किए, ये मरियम सफदरी आके एहतजाज करके गई थी, मौलाना फजल रहमान ही एहतजाज करके गए थे, जो वो ज़ुबान इस्तेमाल करके गए थे वो आप अपने टीवी के ऊपर मौजूद है, कैमरों में मौजूद है, लाइव ऑन एयर गई हुई है। मुझे फरूख साहब बिकॉज़ ये सेगमेंट है तो मेरी बात सुनिएगा जरा प्लीज, अब इधर ना नवाज शरीफ और मरियम उस कानून पर अमल दरामद करवाएं, जरा सा फोकस में रहिए। मैं 2018 के इलेक्शन से पहले नहीं जाती, 2018 आप लोग हुकूमत में आए, उस इलेक्शन के बाद भी आपका एक आमना सामना और कन्फ्रंटेशन का माहौल रहा है। 4 मार्च 2021 को इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हुए कहा कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों ये कहा कि खुफिया बैलेट होना चाहिए। कोई आइन इजाजत देता है कि रिश्वत देने की, कोई आइन इजाजत देता है चोरी करने की? सीक्रेट बैलेट करवा के इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना पड़ गया। उन्होंने कहा कि 5 मार्च 2021 को जवाब आता है, इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म के ख्यालात पर दुख का इजहार किया और कहा हमें आजादाना तौर पर काम करने दें। यानी कि आप उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, कानूनी अदारे को आजादाना तौर पर काम नहीं करने दे रहे। हम किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकते जिसके नतीजे पर एतराज किया गया, इसको मुस्तरद करते हैं। आज फिर आपको कहा जा रहा है कि मुस्तरद करते हैं। इसी तरह 30 अगस्त 2021 को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सलाहियत पर सवालात उठाए, आप लोगों ने बोछाड़ कर दी, फिर मुंह की खाना पड़ी, फिर वुज़रा गए माफिया मांगते हुए, अपनी अपॉलॉजीज टेंडर की। करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? व्हाई आर यू ट्राइंग टू बुलडोज व्हाट यू वांट? नहीं देखें, नहीं एंड हाउ यू वांट इट? बुनियादी तौर पे क्या है मुझे आप ये बताएं। सेनेट के इंतखाबात में एक मिनट सेनेट के इंतखाबात में क्या हुआ? कौन सी अखलाकियात हैं कि आप लोग बैगों में जो है वो पैसे डाल रहे हैं? फिर वही वीडियो सामने आई हुई हैं। आप एक साहबका जो सेनेट के उम्मीदवार बने उनके साहबजादे जो है वो मेंबरान के साथ जो है वो वोट खरीद रहे हैं, उनकी वीडियो सामने आ जाती है। तो क्या उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की फ्री एंड फेयर इंतखाबात करवाना किसकी जिम्मेदारी? आइन में लिखा हुआ है, उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये लिखा हुआ है कि आप टेक्नोलॉजी का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी अदारा है, वो कोई पार्टी नहीं है कि अगर कोई बात आती है कानून पे अमल दरामद करवाने के हवाले से तो उसका जवाब उन्होंने प्रेस रिलीजों के जरिए देना है, या उन्होंने पहले भी इलेक्शन कमीशन को अपना दिफा प्रेस रिलीज के जरिए करना पड़ा था बिकॉज़ फ्लोर ऑफ द हाउस स्पेस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने एक आईनी इदारे को रबिश कर दिया था उसकी नीयत पे और उसकी नहीं सर, ये चले नहीं हो सकता, ये इदारा जाती प्रॉब्लम है। यू कैन नॉट बुनियादी तौर पे बड़ा क्लियर है इंस्टीट्यूशंस फेस टू फेस। एक चीफ एग्जीक्यूटिव एक आईनी इदारे को बेसिकली रबिश करते हुए अच्छा लगता है, उसकी नीयत के ऊपर सवाल उठाते हुए अच्छा लगता है, फिर वो आईनी इदारे चीफ एग्जीक्यूटिव को जवाब लिख रहा है। क्या करना है? एक मिनट आप क्रेडेंशियल्स लोगों के सर, आप उन्हीं लोगों को इमरान खान साहब लाते हैं, उनके कसीदे पढ़ते हैं, उनकी ईमानदारी के और क्रेडिबिलिटी के, और जब वो उनके मुताबिक नहीं चलते तो फिर उनको रबिश करने में लगाते। ओएसडी करने के अंदर या ओएसडी नहीं कर सकते तो उनके किरदार कशी शुरू हो जाती है। चलें जी, जरा सुन लें। अब देखें मामला क्या है। मामला फिर बुनियादी तौर के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्या है? साफ और शफाफ इंतखाबात। क्या साफ और शफाफ इंतखाबात सिर्फ इमरान खान का मसला है? ये इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है, ये पाकिस्तान की सब सियासी जमातों का ये मुतालबा है। अगर तो साफ शफाफ इंतखाबात हो रहे हैं, हम बात करना छोड़ देते हैं, हम नहीं इसके ऊपर बात करते। तमाम जमातें कहती हैं साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, हर इंतखाबात के बाद जो है वो सवाल उठ जाते हैं। अगर उसके लिए कोई काम कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा करने की जरूरत है, उसके लिए जो है वो आसानियां पैदा करने की जरूरत है, और हम हर तरह से फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। अंडरस्टैंडिंग किस तरह कर रहे हैं? जो प्रोसेस किस तरह कर रहे हैं सर? जो प्रोसेस है, 4 कमेटियां बना दी हैं, 4 हफ्ते का टाइम ले लिया। 4 कमेटियां, एक फाइनेंशियल वायबिलिटी को एक्सप्लोर करेगा, एक टेक्निकल वायबिलिटी को एक्सप्लोर करेगा, एक इम्प्लीमेंटेशन को एक्सप्लोर करेगा। आप 4 हफ्ते इंतजार नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं कि हम पैसे रोक देंगे। हमें उन 4 कमेटियों पे कोई एतराज नहीं है ना। हमें एक मिनट हमें 4 कमेटियों पे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। हमने जो है उसके ऊपर एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन क्लियर की है कि ये अब कानूनी रिक्वायरमेंट है। मुझे आप बताएं, कल को एक बाई इलेक्शन आ जाता है, चले मुझे आप ये बताएं तो क्या बाई इलेक्शन जो है वो बैलेट पेपर्स पे कराएंगे? रिक्वायरमेंट वो भी कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं कहां गई? एक मिनट महर रुक जाएं। मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दें सर, हम तो गोल गोल घूमते रहेंगे इस बात पर। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर ये अगले ज़िमनी इंतखाब के अंदर मुझे ये बता दें कि इस्तेमाल करती पायलट प्रोजेक्ट के क्या लिखा हुआ है? ईवीएम के जरिए इंतखाबात। फारूक साहब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, अगले ज़िमनी इंतखाब में अगर ईवीएम को नहीं पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता तो क्या फंडिंग रोक देंगे इलेक्शन कमीशन की, या आप क्या करेंगे? क्या इकदाम उठाएगी आपकी गवर्नमेंट? अगर देखें इसके अलावा कोई और अब गुंजाइश ही नहीं है ना कानून में।
तो कानून में तो ईवीएम का इस्तेमाल अब लिखा हुआ है। अब जो भी आइंदा इंतखाबात होंगे वो ईवीएम के जरिए होंगे। हाँ, कानून कहता है, पढ़ लें आप इलेक्शन एक्ट की तरमीम शिक नंबर 103 निकालें ना, जो इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2017 आया है। बस ये बता दीजिए कि आप करेंगे क्या अगर कोई इदारा कानून के खिलाफ जाके इंतखाबात करवा सकता है, अगले बाय इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन अगर तैयारी का इजहार ना करे कि हम नहीं ये कराना चाहते तो आप क्या करेंगे? एक मिनट महर, एक मिनट, कैसे रिफ्यूज कर सकता है? इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कानून के मुताबिक ही करवाता है कि उनका अपना कानून है, कानून पार्लियामेंट से पास होता है, लिहाजा वो बात करें जो बात लॉजिकल है। इसमें अगर मगर की बात ही नहीं है, अगर मगर है ही नहीं, किसी के पास भी नहीं है, ना आईनी इदारे के पास भी अगर मगर नहीं है। कानून बड़ा वाज़ेह है, कानून के मुताबिक चलना है सब ने, और यही पोजीशन हमने आज की। हमारे साथ फारूक हबीब साहब मौजूद था, आपने गुफ्तगू सुनी, कानून बड़ा वाज़ेह है, नहीं रुकेंगे, फंड्स रोक दिए जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कि अगर इस पे अमल दरामद ना करवाया जाए। इलेक्शन कमीशन अपनी इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी पे बारहा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए या डिक्टेशन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहा। ये तवील तरीन एक किस्सा रहा इस हुकूमत का। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि हालात सऊदी अरब के साथ भी कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। वी हैव बीन एक्सटेंडेड एन आर्म, मगर उसके साथ साथ बड़ी सख्त कंडीशंस हैं। गैर संजीदा बयानात हमें बड़े भारी पड़ गए हैं लगता है एक वक्त के बाद। गैर संजीदा बयाना, देर से फैसले, बद इंतजामी और गलत तरजीहात के असरात पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी के बाद मुल्की मईशत पर मुरतब होना शुरू हो गए हैं। मुआशी बहरान से निकलने के लिए हुकूमत को IMF की सख्त शराइत कबूल करने के बाद अब एक और चैलेंज का सामना है, और वो सऊदी अरब जैसे दोस्त मुल्क की जानिब से दिए जाने वाले $4.2 अरब कर्ज के लिए सख्त तरीन शराइत आयद करना है। हफ्ते के रोज काबीना ने 2 कर्ज मुआहिदों की मंजूरी दे दी, और आज स्टेट बैंक एलामिया के मुताबिक सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक डिपॉजिट मुआहिदे पर दस्तखत हो गए हैं। 2008 में सऊदी अरब ने $3 अरब की नकद रकम के अलावा $3 अरब की तेल की सहूलत फराहम करने का वादा किया था, मगर फिर वजीर खारजा की जानिब से दिए गए एक बयान ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को सर्दमहरी की इंतहा पर पहुंचा दिया। आज उसी दोस्त को कह रहा हूं कि पाकिस्तान का मुसलमान, वो पाकिस्तानी जो आपके लिए लड़ मरने के लिए तैयार है, आज वो आपसे तकाजा कर रहा है कि आप वो कायदाना सलाहियत, वो रोल प्ले करें जो मुस्लिम उम्मा आपसे तवक्को कर रही है। अगर न किया तो मैं इमरान खान साहब से कहूंगा, सफीर कश्मीर अब मजीद इंतजार नहीं हो सकता, हमें आगे बढ़ना होगा, विद और विदाउट सऊदी अरेबिया, विद और विदाउट। ये बयान पाकिस्तान को तेल की सहूलत से महरूमी और रकम की वापसी की सूरत में भुगतना पड़ा, और इस बार कर्ज की शराइत बहुत सख्त हैं। शराइत में सख्त तरीन शर्त यह है कि सऊदी अरब महज 3 दिन के नोटिस पर $4.2 अरब वापस मांग सकता है। 70 साल तारीख में यह पहली बार हुआ है कि सऊदी अरब की जानिब से ऐसी शराइत आयद की गई हैं कि जो IMF तो क्या कभी अमरीका ने भी लागू नहीं की। मुआहदे के मुताबिक कैश रकम पर 4%, जबकि तेल पर 3.2% शरह सूद वसूल किया जाएगा। माजी के बरक्स इस बार अगर सऊदी अरब पैसे वापस मांगता है तो हमें ये तमाम कर्ज यकमुश्त वापस करना होगा। इसी तरह कर्ज पर शरह सूद गुज़िश्ता मुआहिदे से 1/4 ज्यादा है, यानी कि अगर 2018 मुआहिदे से तकाबुल किया जाए तो पाकिस्तान को $24 मिलियन ज्यादा अदा करने होंगे। इसी तरह शराइत में यह भी शामिल है कि पाकिस्तान अगर कर्ज वापस नहीं कर सकता तो सऊदी अरब पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटी क्लेम कर लेगा, यानी कि अगर पाकिस्तान $3 अरब मांगने पर फौरन वापसी में नाकाम हो गया तो सऊदी अरब पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रॉपर्टी अटैच कर लेगा। और साथ ही अगर पाकिस्तान IMF या दीगर इदारों के हवाले से भी इसके अंदर डिटेल्स हैं, मगर बात करते हैं पहले हमारे साथ मौजूद हैं हारून शरीफ साहब, आप साबिक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन रह चुके हैं, और हफीज़ अहमद पाशा साहब, साबिक फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड इकोनॉमिस्ट। पाशा साहब, आपसे आगाज करूंगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा, आज जब पूरा पाकिस्तान चौंक गया है, सख्त तरीन शराइत आयद कर दी हैं सऊदी अरब ने, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह का मुआहिदा या इस तरह की टर्म्स और शराइत जो हैं वो पहले विटनेस की हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का तो खैर बहुत साथ दिया। जब मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में था बम के वक्त, उस वक्त भी उन्होंने हमें ऑयल की एक डिफर्ड फैसिलिटी दी थी, और उस डिफर्ड फैसिलिटी के जो पैसे थे बाद में वो मुशर्रफ साहब के दौर में माफ हो गए।
तो सऊदी अरेबिया ने बड़े सॉफ्ट और बड़े अच्छे अंदाज में हमें सपोर्ट दिया है, और पिछले दिनों भी 2018-19 में भी आपने देखा कि हमें सपोर्ट मिला। अब समझ में नहीं आती है कि ये क्यों इतना सख्त हो गया है सऊदी अरेबिया का रुझान पाकिस्तान की। मेरे ख्याल से हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो मुस्तहकम नहीं है, और कोई भी मुल्क अब ये सोचता है कि अगर हम इतना बड़ा अमाउंट $3 अरब और इसके ऊपर फिर ऑयल फैसिलिटी $1.2 अरब दे रहे हैं, तो हमारे पास कोई गारंटी हो ना। जो अग्रीमेंट हुआ है उसके सारे डिटेल्स वाज़ेह नहीं किए गए हैं। मैं बताना नहीं चाहता, मगर कुछ ऐसी इसके भी ज्यादा सख्तियां हैं जो मैं इसका यानी कि मजीद ऐसी डिटेल्स हैं जो आप शेयर करने से कतरा रहे हैं। तो हुकूमत तो इस माहिदे को अपनी बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रही है। कितना बड़ा कुशन होगा ये हुकूमत के माली मामला दुरुस्त करने के लिए? देखिए, पिछले 3 महीने में अगस्त के बाद से हमारे रिजर्व्स में $3 अरब से ज्यादा कमी आ चुकी है। तो हम ये देख रहे हैं कि 20 से अब ये आप एक लिहाज से देखें तो $3.5 अरब से भी ज्यादा कम हो चुके हैं। तो 3 महीने में आपके रिजर्व्स जो गिर रहे हैं इसलिए कि जो आपका तिजारत का खसारा है वो 4 महीने में आपने देखा होगा कि $5 अरब से ज्यादा हो चुका था। और ख्याल ये है कि नवंबर के महीने में भी काफी बड़ा खसारा हुआ है। तो ये जो अमाउंट है ये काफी बड़ा अमाउंट है, मगर आप इस तरह भी देखिए कि पाकिस्तान को इस साल 20 से $22 अरब कम से कम जरूरत है बाहर से पैसा आने की। तो ये जो अमाउंट है ये तकरीबन 20% बनता है, बाकी जो हमें और भी बहुत पैसों का एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, चौंका देने वाली फिगर्स हैं। गुज़िश्ता 4 माह में आप सही फरमा रहे हैं, तजारती खसारा कुछ $14 अरब तक पहुंच गया है, लेकिन जबकि सालाना $25 अरब की हमारी नीड है, ज़रूरत है। तो ये कहाँ से ये रकम आएगी सर? मैं तो ये सोच के भी ऑफकोर्स घबरा रही हूँ कि सऊदी अरब जैसे मुल्क, हमारे दोस्त मुल्क ने भी इतनी सख्त शराइत आयद कर दी हैं, तो वो भी 3 दिन के नोटिस पर आपको सब कुछ वापस करना है, अदरवाइज यू नो दे सॉवरेन गारंटीज अटैच हो जाएंगी हमारी प्रॉपर्टी। लेकिन इससे भी कुछ गंभीर कोई ऐसी शराइत हैं जो आपके इल्म में है? कुछ इशारा दीजिए आप। What are you talking about? देखिए, बात यह है कि वो जो कह रहे हैं कि आप जो पेमेंट है वो कुछ थोड़े दिन से ज्यादा डिले नहीं कर सकते जनाब। उसके नतायज क्या होंगे वो है असल मसला, और मैं परेशान नहीं करना चाहता। अब हमारी दुआ यह है कि वो पैसे आए, हम उनको ठीक से इस्तेमाल करें, अपने रिजर्व्स को कायम रखें, इसलिए कि जिस रफ्तार से आपके रिजर्व्स गिर रहे हैं, और आप ये देखिए कि अभी IMF का प्रोग्राम आने में अगर हमने सारे प्रायर एक्शंस भी पूरे कर दिए तो कम से कम 6 हफ्ते और लगेंगे, और इस 6 हफ्ते में बहुत कुछ हो सकता है। खास तौर पे अगर जो प्रायर एक्शंस हैं वो बहुत मुश्किल हैं और उनमें अगर हुकूमत को कोई दिक्कत हुई तो फिर आप सोचिए कि अनसर्टेनिटी जो है मुल्क में बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पीक पे चले जाएगा, और उसके नतीजे में रुपए की कदर वगैरह भी असर ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। स्टे विद मी। मैं हारून शरीफ साहब को भी खुशामदीद कह दूं। आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन रह चुके हैं। यूर बीन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कतरीज एंड सऊदीज ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और आपने हमेशा कहा है हारून साहब कि ये पाकिस्तान के लिए मौजू तरीन वक्त है कि जियो पोलिटिकल कंसेशंस को है एक्सप्लोर किया जाए, कमर्शियल इकोनॉमिक प्रोपोजिशंस जो हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए। मगर सर, हम फिर भी ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब से होने वाला जो ये मुआहिदा है, ये एग्रीमेंट जो है, ये जो कर्ज है, जब 2019 में गुज़िश्ता मुआहिदा हुआ था उस वक्त तो आप उस पूरे प्रोसेस का हिस्सा थे। एक रिफाइनरी लगनी थी, इसी तरह बराह रास्त सरमायाकारी की बातचीत चल रही थी। व्हाट्स डिफरेंट? इस बार क्या मुख्तलिफ हुआ है कि कर्ज, और वो भी इतनी सख्त तरीन कंडीशंस और शराइत पे? व्हाट वेंट रॉन्ग? जी मेहर, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये आपका बिल्कुल, मैं कंसिस्टेंटली आपके साथ डिस्कशन करता रहा हूँ कि हमें एक बहुत मजबूत इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन पर अपने तल्लुकात अपने ममालिक, दोस्त ममालिक के साथ रखने चाहिए, ना कि हम जियो पोलिटिकल रीजंस पर फेवर्स लें। हमने बारहा वो फेवर्स ली, अमेरिका से भी लेते रहे हैं, चीन से भी लेते रहे हैं, सऊदी अरब से भी ली, लेकिन वो इवेंचुअली वो बैकफायर कर जाती है क्योंकि उसके पीछे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स नहीं होते, कि बराबरी का रिश्ता
नहीं बन पाता। सऊदी अरब से भी हमारा ये हुआ, अगर आपको याद हो कि जब हम लास्ट टाइम गए थे इमरान खान साहब की पहले साल में, तो मैं बिल्कुल टीम का हिस्सा था और हमने नेगोशिएट किया, फॉलोअप भी मैंने किया। उसके 3 हिस्से थे। एक था कि वो डिपॉजिट देंगे जो उन्होंने 1 हफ्ते में हमें $3 अरब ट्रांसफर कर दिए थे। दूसरा ये था कि हमें डिफर्ड ऑयल की फैसिलिटी देंगे, उसको भी उन्होंने कर दिया था। और तीसरा ये था जो कि फिर जब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान खुद तशरीफ लाए तो उन्होंने एक $21 अरब का इन्वेस्टमेंट पैकेज अनाउंस किया, जिसमें एक रिफाइनरी थी, जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी की इन्वेस्टमेंट थी, जिसके अंदर प्राइवेटाइजेशन के थ्रू हमारे RNLG प्लांट्स खरीदना चाह रहे थे। जब मैंने छोड़ा है, तो बल्कि अब तो 2 साल हो गए, मैं खुल के बात कर सकता हूं, मैंने ये लिख के भेजा कि प्लीज ये बड़े क्रिटिकल लेवल पे है इन्वेस्टमेंट, इसको फॉलो अप जरूर रखिएगा। तज्जुब मुझे इस चीज पे है कि ना पिछले 2 साल में फॉलो अप हुआ, और अब जब ताल्लुकात को रिवाइव किया गया तो उसमें इन्वेस्टमेंट पैकेज का कतन कहीं जिक्र नहीं है। देखिए, हमारे मुआशी हालात में 2 चीजें इस वक्त वाइटल है हमारे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को रोकने के लिए। हमारा कर्ज 90% टू GDP को टच कर रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसके डॉलर्स चाहिए, और नंबर 2 डबलिंग द एक्सपोर्ट्स, वरना हम करंट अकाउंट के प्रेशर में हमेशा इसी डेट ट्रैप में फंसे रहेंगे। मुझे तवक्को थी कि हम उसको रिवाइव करेंगे और ऑफर करेंगे, लेकिन समहाउ मुझे खासा इसके ऊपर अफसोस भी है कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। सिमिलरली ये कतर के साथ हुआ, उसका भी बिल्कुल कोई फॉलो अप हमने नहीं किया। अब मेरे समझ ये आता है कि इसकी मेन वजह, जो मैं बारहा कहता रहा हूं, वो हमारे जो इदारे हैं जो इससे डील कर रहे हैं, उनके अंदर कमर्शियल ट्रांजैक्शन की कॉम्पिटेंस बिल्कुल नहीं है। मगर हारून शरीफ साहब, यू राइट, 85% ऑफ हमारे जो टैक्सेस हम कलेक्ट करते हैं वो वैसी डेट सर्विसिंग में जा रहे हैं। वी आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ अ डेट ट्रैप। तो क्यों नहीं ये किया जा रहा? आप कह रहे हैं कि सही इनकॉम्पिटेंस भी है सर, मगर साउदीज ऑल्सो वांट लॉयल्टी। आपने मलेशिया समिट की मिसाल देखी, OIC में के हवाले से जो तनकीद की गई कश्मीर पोजिशनिंग के ऊपर, हमें वो भी भुगतना पड़ी, यमन के ऊपर अपनी पोजिशनिंग भी भुगतना पड़ी। तो लाइन ना टोकी जाए तो कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। तो अपनी बका, सॉवरेंटी, इंडिपेंडेंस, खुद मुख्तारी, सब कुछ गिरवी रखवा दिया हमने अभी, या कोई सिल्वर लाइनिंग आपको दिख रही है? देखिए, ये जो आप बात कर रही हैं, एक इसमें वैसे पॉजिटिव चीज है कि ये बिल्कुल एक उन्होंने कमर्शियल आपको सख्त कंडीशंस के ऊपर एक डील दी है, जैसे वो कमर्शियली किसी बैंक में पैसा रखते हैं। पाकिस्तान को कोई इसमें फेवर नहीं है, लेकिन अगर आप देखें रिवाइवल ऑफ तल्लुकात के लिए हमारा पूरा एक हाई लेवल मिशन वहां पर गया था। तो यस, बल्कि ये जो लिखी हुई कंडीशनैलिटीज होती हैं वो खासी बेहतर होती हैं, जैसे ये मल्टीलैटरल्स की हैं, बजाय इसके कि एक ना लिखी हुई कंडीशन हो कि आपने हमारी लाइन टो करनी है। सो ये एक जो बिल्कुल कमर्शियल ट्रांजैक्शनल डिपॉजिट है, जिसकी स्टेबिलिटी मेरे हिसाब से सवालिया निशान है, क्योंकि जब वो चाहेंगे उसको कॉल ऑफ कर लेंगे। पाकिस्तान ने ये क्यों लिया है? वो इसलिए लिया है कि इसका जो सूद है, अगर हम डेट मार्केट में बॉन्ड फ्लोट करते हैं उससे कम है। कम से कम 1 साल के लिए अगर हम ऑनर करते रहे सूद की टाइमली पेमेंट्स, तो हमारे पास एक फाइनेंसिंग आ गई है। लेकिन जो हमारे इन्वेस्टर्स जो देख रहे हैं हमारे रिजर्व्स को और इन डील्स को, वो बड़े क्लियर हैं कि ये एक वक्ती पैसा है, जरूरी नहीं कि ये रुके। हारून शरीफ साहब, अगर हम लाइन टो भी करते रहे तब भी सब कुछ है ना, कि मुझे याद है कि तब आपने कहा था कि सऊदी अरब सरमायाकारी करना चाहता है, $10 अरब शॉर्ट टर्म सरमायाकारी इसी साल आनी थी। ये $30 अरब का फिगर गालिबन आप ही ने दिया था, if I remember correctly। सो ये इस रकम और सरमायाकारी का सब कुछ का क्या हुआ? वो क्यों नहीं आई? आई मीन, हैव वी लॉस्ट इंटरेस्ट? डू वी अंडरसेल आवरसेल्फ? एतमाद का फुकदान है? क्या बात है? जी देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट तो डेफिनेटली पिछले 1-1.5 साल से था। इट्स नॉट ओनली सऊदीज, ये खित्ते के ममालिक पहले साल उन्होंने बहुत इंटरेस्ट शो किया था, लेकिन हमें वार्न भी किया था कि आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है, ना तो उनमें कॉम्पिटेंस है, ना ही वो करना चाहते हैं, क्योंकि एक बड़ा क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि हुकूमत के इदारों को आप डिसइन्वेस्ट करें। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो ममालिक हैं जो तेल प्रोड्यूसिंग, ये जो है ये नए प्रोजेक्ट्स कम लगाते हैं, ये एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं।
तो उसके लिए उन्होंने हमें बड़े क्लियर, अगर आपको याद हो तो कतर ने कहा था कि वो एयरपोर्ट्स में सरमायाकारी करना चाहते हैं। दोनों ममालिक ने बिजली के प्लांट्स खरीदने में और होटल्स खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की थी। लेकिन अगर आप देखें मेहर, जो आप अगर हम इस वक्त हुकूमत को में हो और इसको इवेलुएट करें तो 3 बरस में प्राइवेटाइजेशन कमीशन एक सर्विसेज इंटरनेशनल होटल लाहौर नहीं बेच पाया। ये एक सवालिया निशान है कि हम भाग भाग कर जो आसान काम है कि कर्ज ले लिया, मजीद कर्ज ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हारून शरीफ साहब मौजूद है। आपने बात सुनी, इजी वे आउट लेते हैं, बार बार कर्ज लेते हैं और कर्ज लेते हुए भी अपने आप को अंडर सेल करते हैं। कभी वक्त मिले तो तकाबुल कीजिएगा कि सऊदी अरब हमें कितने देता है और दीगर ममालिक को कितने पैसे दे देता है, और अब जो दिए भी तो किन कंडीशंस के ऊपर दिए। लम्हा फिक्रिया है अपनी खारजा पॉलिसी से लेके अपने आप को, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, अपनी जियो पोलिटिकल पोजिशनिंग, सब चीज़ों का जायज़ा लेना होगा, अपनी डिप्लोमेसी का जायज़ा लेना होगा, अपनी काबिलियत का जायज़ा लेना होगा। वी नीड टू स्टॉप अंडर सेलिंग आवरसेल्व्स। इजाज़त दीजिए, I'll see you all tomorrow. गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।